यूईएफए यूरोपियन चैम्पियनशिप के 17वें एडिशन यानी कि यूरो 2024 का आगाज़ हो चुका है और मेज़बान जर्मनी ने अपने पहले मैच में द टार्टन आर्मी यानी स्कॉटलैंड की मेज़बानी कुछ इस अंदाज से की कि अपने 5 के मुकाबले में उनको एक गोल करने नहीं दिया। और ये मैच हुआ था म्यूज़ियम्स और आर्ट गैलरीज़ के शहर म्यूनिख में। ठीक एक माह बाद यानी कि 14 जुलाई को इस टूर्नामेंट का फ़ाइनल खेला जाएगा और वो खेला जाएगा जर्मनी के सदर मुकाम बर्लिन में। बर्लिन और म्यूनिख समेत इस टूर्नामेंट की मेज़बानी जर्मनी के 10 शहर कर रहे हैं, जिसमें शामिल हैं क्लोन, डॉर्टमंड, डसेल्डॉर्फ, गेज़ेनक्रेशन, हम्बर्ग और लाइप्जिग। इस बार इस टूर्नामेंट में 24 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो कि लास्ट 2 मरतबा भी हुआ है। इन 30 दिनों में कुल 51 मैचेस खेले जाएंगे। इन 24 टीमों को 6 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। हर ग्रुप से टॉप 2 फिनिश करने वाली टीम अगले राउंड में क्वालिफाई कर जाएगी, जो कि होगा राउंड ऑफ 16। हाँ, ये तो बनी 12 टीमें। बाकी की 4 टीमें इस तरह से आएंगी कि बाकी हर ग्रुप की नंबर 3 की जो टीम होगी, उनमें से जो 4 बेहतरीन टीमें होंगी ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स एंड गोल स्कोर्ड, उनको आगे जगह मिल जाएगी राउंड ऑफ 16 में। 26 जून तक इस टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेजेस के मैचेस होंगे, जबकि सैटरडे 29 जून ऑनवर्ड्स राउंड ऑफ 16 के साथ नॉकआउट राउंड का आगाज़ होगा। फीफा वर्ल्ड कप के बाद यूरो मुकाबले फ़ुटबॉल के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला टूर्नामेंट है। 1960 में इस टूर्नामेंट का जब आगाज़ हुआ तो इसको यूरोपियन नेशंस कप कहा जाता था, जबकि 1968 में इसका नाम बदल के यूईएफए यूरोपियन चैम्पियनशिप रख दिया गया। 1996 में इसका नाम इस अंदाज़ में लिखा जाने लगा जिस तरह से अब इसका नॉमेनक्लेचर है, यानी कि यूईएफए यूरो और साल का नाम जैसे 2024। इस टूर्नामेंट का इनेकाद हर 4 साल बाद होता है, इवन ईयर्स में होता है। सिर्फ एक मरतबा इस टूर्नामेंट का इनेकाद ऑड ईयर में हुआ था, यानी 2021 में होने वाला मुकाबला 2020 की जगह हो रहा था, जब कोरोना की वजह से 2020 में मुकाबले नहीं हो सके थे। हाँ, इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि ये टूर्नामेंट हमेशा 2 वर्ल्ड कप्स के दरमियान में आता है। अब तक होने वाले 16 एडिशंस में 10 ममालिक कामयाब हुए हैं, जबकि इस टूर्नामेंट की सबसे कामयाब टीम की अगर बात कर ली जाए तो सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए। जर्मनी सबसे कामयाब टीम है, लेकिन वो अकेली नहीं है। स्पेन भी एक ऐसी टीम है जिसने इस टूर्नामेंट को 3 बार जीत रखा है। 2-2 बार जीतने वाली टीमों में शामिल हैं इटली एंड फ्रांस, जबकि सोवियत यूनियन, चेकोस्लोवेकिया, नीदरलैंड्स, डेनमार्क, ग्रीस और पुर्तगाल इस टूर्नामेंट को एक मरतबा जीत चुके हैं। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, स्पेन वो वाहिद मुल्क है जिसने इस टूर्नामेंट को लगातार 2 मरतबा जीता है। इस वक्त यूरो का डिफेंडिंग चैंपियन इटली है, जिसने लास्ट टाइम इंग्लैंड को उसके अपने घर यानी वेम्बले लंदन में फाइनल पेनल्टी शूटआउट्स पे हराकर दूसरी मरतबा ये टाइटल अपने नाम किया था। यूरो चैंपियनशिप का आइडिया 1927 में उस वक़्त की फ्रेंच फुटबॉल फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हेनरी डेलानी ने दिया था। जी हाँ, ये वही हेनरी डेलानी हैं जिनके नाम पे इस टूर्नामेंट की ट्रॉफ़ी मंसूब है। वो बाद में यूईएफए के पहले जनरल सेक्रेटरी भी बने। उनकी वफ़ात से 5 साल बाद उन्हीं के देश फ्रांस में इस टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ। उस वक़्त इस टूर्नामेंट के फाइनल राउंड्स में हिस्सा लेने वाली टीमों की तादाद थी 4, यानी बड़े बड़े नाम इंग्लैंड, वेस्ट जर्मनी, इटली और नीदरलैंड इस टूर्नामेंट से गैर हाजिर थे। इस टूर्नामेंट के फाइनल मैच में सोवियत यूनियन ने एक कड़े मुकाबले के बाद पेरिस में यूगोस्लाविया को 2-1 से शिकस्त दी थी। 1964 में स्पेन ने यूरो कप की मेज़बानी की थी। इस बार अगेन वेस्ट जर्मनी इस टूर्नामेंट से गैर हाजिर था, जबकि ग्रीस ने अपना मुकाबला अल्बानिया के साथ पड़ने पर इस टूर्नामेंट में शिरकत से माजरत कर ली थी, मना कर दिया था, बिकॉज उस वक्त इन दोनों ममालिक की आपस में जंग चल रही थी। मैड्रिड में होने वाले फाइनल में स्पेन ने 2-1 से सोवियत यूनियन को हराकर पहली मरतबा ये टाइटल अपने नाम किया था। इसके बाद होने वाला मुकाबला था 1968 में, जब इस टूर्नामेंट का नाम भी तब्दील करके यूईएफए यूरोपियन चैम्पियनशिप रख दिया गया था। इस बार इस टूर्नामेंट की मेज़बानी कर रहा था इटली, और ये एक मुनफरिद टूर्नामेंट इस लिहाज से था कि पहली मरतबा किसी मैच का फ़ैसला कॉइन टॉस और किसी मैच का फ़ैसला रीप्ले पे किया गया। सेमीफाइनल जो कि इटली और सोवियत यूनियन के दरमियान हुआ था, उस मैच का फ़ैसला कॉइन को टॉस करके किया गया, जबकि फाइनल मैच के 1-1 से बराबर हो जाने के बाद इटली ने यूगोस्लाविया को रीप्ले में 2-0 से शिकस्त देकर ये टाइटल अपने नाम किया था। बेल्जियम में होने वाला 1972 का यूरोपियन चैम्पियनशिप वेस्ट जर्मनी ने जीता, सोवियत यूनियन को फाइनल हराकर। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1974 में यही टीम वर्ल्ड चैम्पियन भी बनती है, और इस मैच में शामिल, फाइनल मैच में शामिल बहुत से की खिलाड़ी 1974 की वर्ल्ड कप विनिंग कैंपेन में भी शामिल थे। 1976 में यूगोस्लाविया ने इस टूर्नामेंट की मेज़बानी की थी। ये आखिरी मौका था कि इसके फाइनल राउंड्स में 4 टीमों ने शिरकत की हो, और ये आखिरी मौका था कि होस्ट नेशन को भी क्वालिफाई करना पड़ा हो। इसी टूर्नामेंट में पहली मरतबा पेनल्टी शूटआउट्स भी मुतारिफ करवाए गए थे,
थे और इन्हीं पर चेकोस्लोवाकिया ने वेस्ट जर्मनी को फाइनल मैच में शिकस्त दी थी। चेकोस्लोवाकिया के एंटोनन पेनंगा ने एक ऐसी पेनल्टी शूट आउट खेली थी कि जिसको यूईएफए कुछ इस अल्फाज में याद करता है कि परहैप्स द मोस्ट फेमस स्पॉट किक ऑफ ऑल टाइम्स। 1980 में जब टीमों की तादाद को बढ़ाकर 8 कर दिया गया तो इसकी मेज़बानी की थी इटली ने, और इस मरतबा फॉर्मेट भी मुख्तलिफ था कि टीमों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया। ग्रुप्स की टॉपर्स ने आपस में फ़ाइनल खेला जो कि थी जर्मनी और बेल्जियम। वेस्ट जर्मनी ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर अपना दूसरा टाइटल अपने नाम किया था। 1984 में एक मरतबा फिर इस टूर्नामेंट की मेज़बानी की थी फ्रांस ने, और ये पहला मौका था कि फ़्रांस अपनी सरज़मीन पर एक बड़ा टूर्नामेंट जीतने में कामयाब हुआ था, और इसमें इंस्ट्रूमेंटल थे उनके कैप्टन मिखाइल प्लातीनी जिन्होंने 5 मैचेस में 9 गोल स्कोर किए थे, जिसमें शामिल था फाइनल का ओपनिंग गोल जो उनको स्पेन को हराने में इंतहाई इंस्ट्रूमेंटल साबित हुआ था। इस टूर्नामेंट की ख़ास बात ये थी कि इसमें पहली मरतबा सेमीफाइनल्स हुए थे। जीतने वाली टीमें तो फाइनल में चली गईं जबकि हारने वाली दोनों टीमों को ब्रॉन्ज मेडल दिए गए थे। 1988 में वेस्ट जर्मनी ने यूरो मुकाबलों की मेज़बानी तो की, लेकिन सेमीफाइनल में अपने रिवायती हरीफ नीदरलैंड्स यानी आर्च राइवल नीदरलैंड्स से 2-1 से हार गए, और इसी नीदरलैंड्स ने म्यूनिख के ओलंपिया स्टेडियम में फाइनल मैच के दौरान अपने ग्रुप स्टेज के पहले मैच के रीमैच में सोवियत यूनियन को हराकर ये टाइटल अपने नाम किया था। 1992 में इस टूर्नामेंट की मेज़बानी की थी स्वीडन ने, जो कि एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है, और इस टूर्नामेंट को जीता भी एक स्कैंडिनेवियन कंट्री ने था, डेनमार्क। डेनमार्क का इस टूर्नामेंट में पहुंचना इंटरेस्टिंग कहानी इस तरह से है कि वो टूर्नामेंट में यहाँ तक पहुंचा ही इस तरह से था कि उस वक्त यूगोस्लाविया पे यूएन की सैंक्शंस चल रही थी, बिकॉज यूगोस्लाविया से टूटकर बनने वाली रियासतें आपस में जंग में मसरूफ़ थीं। लिहाजा उन लगने वाली सैंक्शंस की वजह से यूगोस्लाविया की जगह डेनमार्क ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। डेनमार्क ने सेमीफाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूटआउट्स और फिर जर्मनी को फाइनल में हराकर इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया था। ये पहला मौका था कि यूरो कप में जर्मनी एज ए यूनाइटेड नेशन हिस्सा ले रहा था, यानी ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी फॉल ऑफ बर्लिन वॉल के बाद एक हो गए थे और एक साथ उन्होंने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। 1996 में पहली मरतबा इस टूर्नामेंट में टीमों की तादाद को बढ़ाकर 16 कर दिया गया था, और यही मौका था कि जब हमें सुनने को मिला था इट्स कमिंग होम। जी हाँ, ये वही गाना इट्स कमिंग होम जब इंग्लैंड किसी टूर्नामेंट में अच्छा कर रहा होता है तो हमें सुनने को मिलता है। इस टूर्नामेंट की मेज़बानी इंग्लैंड कर रहा था, जो कि मॉडर्न फुटबॉल की माँ कहलाती है, फाउंडर ऑफ मॉडर्न फुटबॉल कहा जाता है। लिहाजा फुटबॉल की घर वापसी हो रही थी और सोचा जा रहा था कि इट इज़ कमिंग होम, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बिकॉज इंग्लैंड को जर्मनी ने 1990 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के रीमैच में नॉकआउट कर दिया था। चेकोस्लोवाकिया के टूटने के बाद मंजरेआम पे आने वाला मुल्क चेक रिपब्लिक इस टूर्नामेंट की सरप्राइज एंट्री थी। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल और सेमीफाइनल में फ्रांस को हराकर इस टूर्नामेंट के फाइनल में अपनी जगह बनाई, जो वो 2-1 से जर्मनी से हारा। ये जर्मनी का पहला टाइटल था एज ए यूनिफाइड नेशन, और ये आखिरी मौका था कि जर्मनी यूरो कप जीता था। सन 2000 वो पहला मौका था जब इस मुकाबलों की मेज़बानी 2 मुल्कों ने की हो, नीदरलैंड्स और बेल्जियम इस मरतबा मेज़बान थे। ये 2000 में वर्ल्ड चैम्पियन फ्रांस को इस टूर्नामेंट का क्लियर फेवरेट कहा जा रहा था, और वो बड़ी हद तक तवक्कुआत पे पूरे भी उतरे। फाइनल मैच में 1-0 डाउन होने के बाद उन्होंने इटली के खिलाफ एक ऐसा कमबैक किया कि गोल्डन गोल करके उन्होंने इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया, और ये गोल्डन गोल ऑब्वियसली एक्स्ट्रा टाइम में हुआ था। 2004 का यूरो एक अपसेट था, यानी कि 1994 में एक मरतबा वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाली और 1980s में एक मरतबा यूरोपियन चैम्पियनशिप में हिस्सा लेने वाली ग्रीस ने फाइनल में होस्ट पुर्तगाल को 1-0 से हराया था। और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी, इस तरह से थी कि उन्होंने अब तक आने से पहले डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस को भी हराया था और सिल्वर गोल पर चेक रिपब्लिक को हराते हुए वो फाइनल तक पहुंचे थे। 2008 फिर से एक ऐसा मौका था कि जिसमें इस टूर्नामेंट की मेज़बानी 2 टीमों ने की हो। ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड इस दफ़ा मेज़बान थे। वियना में होने वाले फाइनल में उस वक्त की यूरोपियन राइजिंग जाइंट नहीं बल्कि बाकायदा जाइंट स्पेन ने जर्मनी को शिकस्त दी थी, जिसमें 33rd मिनट में फर्नांडो टोरेस ने गोल किया था। इस टूर्नामेंट में स्पेन इतनी अनस्टॉपेबल थी कि वो सबसे ज़्यादा गोल करने वाली टीम थी, यानी 12 गोल्स। डेविड विला हाईएस्ट गोल स्कोरिंग प्लेयर थे। यावी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया था। टीम ऑफ द टूर्नामेंट में 9 स्पेनिश खिलाड़ी शामिल थे। यूरो 2012 की मेज़बानी की थी यूक्रेन और पोलैंड ने। फाइनल मैच में स्पेन ने अपने टाइटल का कामयाब दिफा करते हुए इटली को 4-0 से शिकस्त दी थी, जिसमें से तीसरा गोल फर्नांडो टोरेस ने किया था और यूं वो पहले खिलाड़ी बन गए जो 2 यूरो कप फाइनल्स में गोल कर चुके हों। इस टूर्नामेंट में बतौर सब्स्टिट्यूट खेलने के बावजूद यूरो 2012 में सबसे ज़्यादा यानी 3 गोल करने वाली खिलाड़ियों की लिस्ट में, जिसमें मारियो बालोटेली और
CR7 यानी क्रिस्टियानो रोनाल्डो शामिल हैं, उसमें फर्नांडो टोरेस भी शामिल थे। इस टूर्नामेंट में इंटरेस्टिंग बात यह है कि 76 में से 26 गोल्स जो थे वो हेडर पे हुए। ग्रुप स्टेजेस में फैंस की आपस में बहुत सी लड़ाइयाँ होने के वाक़यात देखने को मिले। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, यूक्रेन और इंग्लैंड के मैच में एक गोल जो डिसअलाउ किया गया, उस पर जब देखा गया रिप्ले में तो वो बॉल लाइन क्रॉस कर चुकी हुई थी। तो यहाँ पर उस वक्त के फीफा प्रेसिडेंट ने भी अपनी ज़िद छोड़ के इस बात को मान लिया कि इट्स टाइम फॉर GLT यानी गोल लाइन टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से गोल हुआ है या नहीं ये मालूम कर लिया जाए। इससे पहले वो इस बात पे बज़िद थे कि इस किस्म की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 2016 का जिक्र करने से पहले ज़रा पीछे चलते हैं 2007 में, जब आयरलैंड और स्कॉटलैंड ने ये तजवीज़ दी थी कि इस टूर्नामेंट की टीमों की तादाद को बढ़ा दिया गया। 2008 के कमेटी इजलास में इस तजवीज़ को शामिल तो किया गया, लेकिन उस वक्त के 54 UEFA मेंबर्स में से 3 इंक्लूडिंग जर्मनी और इंग्लैंड ने इसकी मुखालफत की थी। लेकिन इसके बावजूद में इस बात का ऐलान कर दिया गया था कि 2016 में होने वाला टूर्नामेंट जो है वो 24 टीमों के साथ खेला जाएगा। 2016 वाला टूर्नामेंट पहली मरतबा 24 टीमों के साथ खेला गया। इसकी मेज़बानी फ्रांस ने की थी, जो कि उन्होंने रेस में टर्की और इटली को हरा कर की थी। ये तीसरा मौका था कि फ्रांस इस टूर्नामेंट की मेज़बानी कर रहा था और इस टूर्नामेंट को जीता था अपनी ग्रुप स्टेज में 3rd फिनिश करने वाली पुर्तगाल ने। फाइनल मैच में दुनिया के 2 मशहूर तरीन खिलाड़ियों में से एक और यूरोप के सबसे मशहूर स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो 25वें मिनट में इंजरी का शिकार होकर बाहर हो गए थे। 2020 की मेज़बानी की दौड़ में तुर्की, जॉर्जिया, अज़रबैजान समेत बहुत से ममालिक थे, लेकिन 2014 में मिखाइल प्लातिनी ने इस बात का ऐलान किया कि चूँकि ये 60वीं एनिवर्सरी है इस चैम्पियनशिप की, लिहाजा इसको 11 मुख्तलिफ शहरों में खेला जाएगा, जबकि फ़ाइनल और सेमीफ़ाइनल लंदन में होंगे और फाइनल मैच वेम्बले में होगा। ब्रसल्स को मेज़बानी से हाथ धोने पड़े बिकॉज वो बर वक्त यूरो स्टेडियम की तैयारी में नाकाम रहा था। इसके अलावा मार्च 2020 में ऐलान कर दिया गया कि ये टूर्नामेंट इस साल नहीं होगा बिकॉज कोविड की वबा की वजह से इसको मौखर कर दिया गया था। इवेंचुअली ये टूर्नामेंट फिर 11 जून से लेकर 11 जुलाई 2021 तक खेला गया था। इससे पहले ये होता कि डबलिन से इस टूर्नामेंट की मेज़बानी के राइट्स ले लिए गए थे बिकॉज वो इस बात की गारंटी देने में नाकाम रहा था टू ब्रिंग स्पेक्टेटर्स सेफली टू द स्टेडियम। इसी तरह नॉर्दर्न स्पेन के शहर बिलबाओ से भी मेज़बानी इसी बुनियाद पर वापस ले ली गई थी और इसको फिर दिया गया था स्पेन के खित्ता अंदलूसिया के शहर सेवेला को। इस टूर्नामेंट के फाइनल में, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, इटली ने मेज़बान इंग्लैंड, जो कि फ़ाइनल के मेज़बान थे, की तमाम तर उम्मीदों ख्वाबों पर बाकायदा स्पाइक्स फेर के रख दिए और 1-1 से बराबर होने वाले मैच को फाइनली पेनल्टी शूटआउट्स में जीत कर अपना 2nd यूरो टाइटल जीता। तो दोस्तों, ये थी यूरो की थोड़ी सी हिस्ट्री एंड ऑल यू नीड टू नो अबाउट यूरो 2024। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आई है तो अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा और आपको अगर हमारी ये कोशिशें पसंद आ रही हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ तक अगर आपने मेरी शक्ल, मेरी आवाज़ और इस वीडियो को बर्दाश्त कर लिया है तो एल्गोरिदम कहता है यूट्यूब का कि आपको ये वीडियो भी काफ़ी पसंद आएगी। इसके अलावा ये एक इंटरेस्टिंग सी प्लेलिस्ट है, आप ये भी देख सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।